Hello and welcome to the class. The Probation of Offenders Act 1958 को हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं और ये सेक्शन 360 सीआरपीसी के साथ पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि मैंने आपको जब 360 पढ़ाया था तब साफ साफ ये बात बताई थी कि 360 का सबसेक्शन 10 क्लियरली कहता है कि जहां पर चिल्ड्रन एक्ट 1960 की बात आ रही है या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 की बात आ रही है या फिर किसी और लॉ की बात कर रही है जो कि यूथफुल ऑफेंडर के ट्रीटमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनके प्रोविजन इन तीन एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो वहां पर 360 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रहेंगी, तो जहां प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वहां पर 360 नहीं था, 360 है वहां प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नहीं है। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का ये भी बताया था कि आपको इसका स्कोप जो है वो वाइड है और 360 का कंपैरेटिवली नैरोअर है। आज हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो कि बहुत छोटा सा एक्ट है और काफी सारे जुडिशरी एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली बताऊं तो राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन में ये एक्ट आता है। तो द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 क्या कहता है, इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एक्ट के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो एक्ट है उसका काम ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि जहां पर जो है कॉन्विक्ट हैं, जहां पर जो व्यक्ति हैं, अपराधी हैं, जो उनको एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है, मतलब चेतावनी देकर के, सख्त चेतावनी देकर के छोड़ा जा सकता है या प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, गुड कंडक्ट, वहां पे उनको जोड़ने के लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि उसमें उनमें सुधार हो सके, उन कॉन्विक्ट में सुधार हो सके। अब कॉन्विक्ट मतलब कन्विक्शन मतलब अपराध सिद्ध हो गया। जहां पे अपराध सिद्ध हो जाता है उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो सजा सुना देना व्यक्ति को, अपराधी को, या फिर उन्हें उसे एडमोनिशन, धमकी देकर के, या धमकी वर्ड अच्छा नहीं लगता, चेतावनी देकर के कि भाई आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं आपको, चेतावनी देकर के छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। या फिर तीसरी बात है प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है ऑन गुड कंडक्ट, कि आपको अच्छा व्यवहार मेंटेन करके रखना है ऐसे प्रोबेशन पे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है 360 वाली क्लास में, फिर भी चलो बता देते हैं। प्रोबेशन का मतलब जो लैटिन वर्ड प्रोबेटम से मिला है, यानी कि किसी जो है कुछ प्रूव करने के लिए किसी को जो है आगे जो है क्या करना, छोड़ देना, रिलीज कर देना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने आप को प्रूफ करना होता है। जैसे जॉब के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है तो वहां पर प्रूफ करना होता है कि हम कैपेबल हैं, वहां पे प्रूफ करना होता है अपने ग्रेटर बेनिफिट के लिए। जो प्रोबेशन का पीरियड होता है वहां पर जो व्यक्ति को कुछ प्रूफ करना होता है तो इसलिए प्रूफ करना होता है ताकि उसको फर्दर बेनिफिट मिले और बेनिफिट मिले। जहां पर मैंने आपको जॉब के बारे में बताया कि उसको परमानेंट हो जाएगी जॉब प्रोबेशन पीरियड के बाद, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और जहां यहाँ पर हमने बात करें, लॉ में बात कर रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपराधी को जो प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है तो उसको क्या करना है, उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए उसको प्रोबेशन पे डाला जा रहा है उस पीरियड के दौरान उसको अच्छा व्यवहार मेंटेन करके रखना है ताकि जो है उसकी सजा को खत्म कर दिया जाए। और अगर उस पीरियड में, जो पीरियड के लिए प्रोबेशन पे उसको डाला गया है, अगर व्यक्ति नहीं रहता है तो क्या होगा, तो व्यक्ति को सेंटेंस के लिए भी जो होंगी मजिस्ट्रेट बुला सकते हैं। ये हम सब 360 में पढ़ के आए, इसीलिए मैं आपको समरी वे में मैंने फटाफट बोल दिया, एक जिस्ट मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत जल्दी क्यों क्लास खत्म कर दी, क्योंकि 360 में मैंने डिटेल में आपको हर चीज पहले ही बताई हुई है। तो यहाँ तो हमें सिर्फ अब जो हमने 360 इसीलिए आपको पहले पढ़ाया कि हम एक बेस तैयार करके अब जो इसका फाइनल जो मेन जो हमारे पास एक्ट ऑलरेडी है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, उसको हम आराम से पढ़ सकें। तो जिसका सेक्शन 1 जो है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, हर सेक्शन की तरह, हर एक्ट की तरह बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 है। और सबसेक्शन 2 सेक्शन 1 का कहता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तब तो जब बना था जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, लेकिन अब है। सबसेक्शन 3 कहता है क्या, सबसेक्शन 3 जो है इसका ये कहता है कि जो एक्ट बना था वो 16 मई 1958 को बन गया, लेकिन उसके बाद हर स्टेट अपने अपने ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन करके जिस भी डेट को चाहे उस डेट को फिर ये क्या कर सकते हैं, उसको नोटिफाई करके अपने अपने स्टेट में एप्लीकेबल कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट उस एक्ट के बनने के बाद, 1958 के बाद। तो इसका मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट में इसको एप्लीकेबल किया गया, एनफोर्स किया गया अपने स्टेट में। तो अब हम बात करेंगे सबसे जो हमारा सेक्शन 2 है उसकी। जो हमारा सेक्शन 2 है वो क्या कहता है
सेक्शन 2 कहता है कि डेफिनेशंस, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी 4 दी गई है। बहुत छोटा सा एक्ट है तो बहुत छोटी छोटी हर बात की इन्होंने। सेक्शन 2 में 4 डेफिनेशन दी। क्लोज ए में ये कहा गया है कि कोड, तो जब ये एक्ट बना था प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958, तो वहां पर सीआरपीसी चल रहा था 1898, तो कोड का मतलब वो था। जब ये एक्ट बना था तो वो आपको पता चलेगा बेयर एक्ट में। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में कोड का मतलब सीआरपीसी 1973। फिर उसके बाद क्लोज बी आ जाता है, जहां पर डिफाइन किया गया है प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर कौन है वो बताया जाएगा सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के। तो क्लोज बी जो है सेक्शन 2 की, वो कहता है कि जो यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेशन ऑफिसर, वो जो अपॉइंट किए जाएंगे सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, वो ये इतनी बात कहता है हमारा क्लोज बी। फिर क्लोज सी आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है प्रिस्क्राइब, तो रूल्स जो बनाए जाएंगे उसके बारे में बात हुई है। क्लोज डी क्या कहता है, कहते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में यूज किए जाएंगे, डिफाइन नहीं किए जाएंगे, तो उनका मतलब वही होगा जो कि सीआरपीसी में उसका मतलब है। सिंपल सी बात है, ये एक्ट और सीआरपीसी साथ साथ चल रहा है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो 13 है जहां पे प्रोबेशन की बात की, प्रोबेशन ऑफिसर की, और एक हमारे पास सेक्शन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। अब देखो सेक्शन 360 हमारा सीआरपीसी का, वहां पे हमने जो सबसेक्शन 3 पढ़ा था ना, वही बात सेक्शन 3 कह रहा है यहाँ पर। क्या, एडमोनिशन पर रिलीज करना है ऑफेंडर्स को। तो एडमोनिशन पर यानी कि उनको जो है एक वार्निंग दे करके, चेतावनी दे करके स्ट्रिक्टली बोल दिया जा रहा है कि ठीक है अब तो हम आपको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो सेक्शन 3 कहता है कौन कौन से अपराध बताए हैं आईपीसी के, 379, 380, 381, 404, 420, या फिर ऐसे जिनका पनिशमेंट 2 साल से कम है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों है। आईपीसी या फिर आईपीसी के अलावा कोई और एक्ट भी है, कोई और लॉ भी है जहां पर पनिशमेंट 2 साल से कम है, या फाइन है, या फिर दोनों है। वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हुआ है, अपराधी सिद्ध हुआ है, तो उसको एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है अगर कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन, व्यक्ति को, अपराधी को देखा जाएगा, पहले उसकी एज को कंसीडर किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में उसने ये सब अपराध किया था, उसकी परवरिश कैसे हुई थी, या फिर हम बात करें उसकी पहले की स्थिति कैसी थी, कैसे उसका जीवन रहा है, क्या वो अपराधी ही रहा, अपराधी लोगों के साथ ही पला बड़ा रहा, उसके अंदर ऐसी ये प्रवृत्ति आ गई, या फिर वो अच्छा खासा इंसान था, गुड कैरेक्टर का था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस उसमें इस तरह का बिहेवियर आया कि उसको ये सब करना पड़ा, कोई मजबूरी की वजह से। क्या क्या करना पड़ा। 379 हमें बताता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। 380 हमें क्या बताता है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। फिर 381 बताता है कि क्लर्क या फिर सर्वेंट क्या करते हैं, क्लर्क या सर्वेंट थेफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी का, किसका, मास्टर के पास से। 381 ये बताता है। फिर 401 और 420, 404 क्या कहता है, 404 कहता है कि डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करना प्रॉपर्टी को ऐसे व्यक्ति के साथ पास से जो कि डिसीज्ड है, यानी मृत व्यक्ति के पास से कोई प्रॉपर्टी को लेना जो कि उसने अपने मृत्यु के समय रखी हुई थी या पहनी हुई थी। वो 404 की बात हो रही है यहाँ पर। और 421 में आएगा चीटिंग और या फिर डिसऑनेस्टली क्या करना, प्रॉपर्टी को इंड्यूस करवाना, किसी से जो है प्रॉपर्टी अपने पास लेना, वो 420 हो गया। तो अब ये हमारे आईपीसी के सेक्शंस हुए, या फिर ये सेक्शन में कोई व्यक्ति क्राइम करके आया है ये, या फिर उसका ऐसा क्राइम करके आया जिसका पनिशमेंट 2 साल से कम है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों ही चीजें एप्लीकेबल होती है, तो भी व्यक्ति को एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है। एज देख के, कैरेक्टर देख के, पूर्व की स्थितियां देख करके, और किन परिस्थितियों में उसने क्राइम किया वो देख के। और इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो ये है इससे पहले व्यक्ति ने कोई क्राइम ना किया हो। सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन साफ साफ कहता है कि वहां पर अपराध ना किया हो की भाषा जो यूज हो रही है, तो उसमें ये भी कहा गया है कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में उससे भी यूज करते हुए उससे पहले ना छोड़ा गया। यानी कि समझिए इस बात को, एक व्यक्ति आया, उसको किस अपराध के तहत आया, इन अपराधों में से किसी अपराध के तहत आया, उसकी परिस्थितियां देख के लगा कि उससे गलती से अपराध हो गया, या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया कि उससे ये अपराध हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात में मजिस्ट्रेट को समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या किया, उसे एडमोनिशन पे छोड़ दिया कि ठीक है आपको रिलीज करते हैं। अब व्यक्ति ने फिर से दोबारा इनमें से कोई क्राइम कर दिया, फिर से व्यक्ति आया,
फिर इसे परिस्थितियां देखी, लेकिन ये भी देखा कि उसको पहले छोड़ा गया था एडमोनिशन पे, फिर करके आया है वो, तो अब यहाँ पर उसको सेक्शन 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन में क्लियरली ये बात कही गई है कि पहले ही एडमोनिशन पे छोड़ा गया था, फिर से उसने बात रिपीट की, तो फिर अब दोबारा से उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये क्योंकि जब हमने कहा कि उसने पहले कन्विक्ट ना हुआ हो, सेक्शन 3 में एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि पहले वो कन्विक्ट ना किया गया हो, तो कन्विक्ट में सारी बातें आ जाती हैं, ये सारी बातें भी, मतलब उसके लिए कोई ऑर्डर पास ना किया होगा किसी अपराध में, तो वो ऑर्डर जो 3 और 4 में भी अगर पारित हुआ है, तभी भी उसको जो है रिलीज नहीं किया जा सकता है एडमोनिशन पे। सेक्शन 3 हमें कहता है, वो सिंपल है समझना, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना दिमाग में। जब व्यक्ति को पहले किसी ऑर्डर दे दिया गया, चाहे उसको सेंटेंस दिया गया, सजा दी गई थी, या उसे एडमोनिशन पे छोड़ा गया था, या फिर उसे प्रोबेशन पे छोड़ा गया था, उसके बाद फिर से वो क्राइम करता है, इन क्राइम में से कुछ क्राइम करके आता है, तो अब दोबारा उसे इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो एडमोनिशन का ना प्रोबेशन का, तो सजा मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 3। समझ में आ गया। और ये जो हमारा सेक्शन 360 था ना, उसका सब सेक्शन 3 उसने भी यही बातें हमें बताई थी, लेकिन बस वहां जो ये एक्सपोजिशन वाली बात मैंने आपको बताई वो नहीं है, तो ये वही वाली बात वहां पर भी कही गई थी। अब सेक्शन 4 को देखते हैं, जो की बात करता है प्रोबेशन पे रिलीज करना, गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पे रिलीज करना, जो बात सेक्शन 360 के सबसेक्शन 1 में बताई गई थी। ये सबसेक्शन 1 ये कहता है, क्या अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसका पनिशमेंट जो है वो मृत्यु दंड है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस व्यक्ति को प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर डेथ का पनिशमेंट से कम का पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम का पनिशमेंट है, तो व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है। उसमें भी उसे बॉन्ड करवाया जाएगा, या तो श्योरिटी के साथ में या विदाउट श्योरिटी के साथ में। ये बात समझ में आ गई। और उससे पहले सब बातें वही चीज एप्लीकेबल यहाँ पर भी होंगी, उसकी एज, उसका कैरेक्टर, उसकी पूर्व परिस्थितियां, उसकी परिस्थिति जिस परिस्थिति में क्राइम करा और पहले अपराध किया कि नहीं, वो सारी बातें देखने के बाद उसको प्रोबेशन और गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है, बॉन्ड भरवा के, विद और विदाउट श्योरिटी। अब प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो इसका कहता है सबसेक्शन 1 का कि जो व्यक्ति जिसको प्रोबेशन पे छोड़ा गया है, जो कोर्ट जिसको जो है प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, उन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में व्यक्ति का एक परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, मतलब वो परमानेंटली वहां रह रहा हो, और दूसरी चीज या फिर वो वहां पे काम करता हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिक्स प्लेस ऑफ अडोब हो, यानी रहने का निवास स्थान हो, ये काम करने का होना चाहिए, जो व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा रहा है, जो कोर्ट कर रही है उनके ज्यूरिसडिक्शन में, उनके एरिया में आना चाहिए वो। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जो जज है, मतलब मजिस्ट्रेट है, अगर वो कोई जो है ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर को भी अगर अपॉइंट करते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर कोई है, तो रिपोर्ट जो होगी प्रोबेशन ऑफिसर की वो भी देखेंगे वो सबसेक्शन 1 में ऑर्डर बनाने से पहले। सबसेक्शन 1 में जो वो प्रोबेशन के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, उससे पहले वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखेंगे। और सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर वो चाहे, मजिस्ट्रेट चाहे, तो सुपरविजन का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। सुपरविजन कौन करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। और वो जो सुपरविजन ऑर्डर होगा वो कम से कम जो होना चाहिए वो 1 साल का तो होना ही चाहिए, 1 साल से कम का सुपरविजन ऑर्डर नहीं होगा। और मैं आपको 360 में भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोबेशन का पीरियड होगा वो मैक्सिमम 3 साल का होगा, और इसमें भी यही बात ली गई है, प्रोबेशन का पीरियड मैक्सिमम 3 साल का होगा। अब सुपरविजन ऑर्डर कम से कम 1 साल का होगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि सुपरवाइजिंग कंडीशन, सुपरविजन कंडीशंस भी लिखी होंगी उस सुपरविजन ऑर्डर के अंदर। कौन कौन से कंडीशंस होंगी? सब, जैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको टॉक्सिकेशन लेना है, नहीं लेना है, और मतलब जो है क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशन आपको करनी है, गुड बिहेवियर, पीस मेंटेन करके रखना है, क्राइम नहीं करना, किसी ऐसे लोगों के संगत में लेना जो कि क्राइम करते हो, सारी बातें उस सुपरविजन कंडीशन में समझाई जाएंगी। और वो जो कंडीशंस होंगी वो सबसेक्शन 5 कहता है एक्सप्लेन करके, किसको? जो कन्विक्ट है, जो ऑफेंडर है, उसको एक्सप्लेन करके, अगर एक से ज्यादा है तो सबको एक्सप्लेन करके, करने के बाद एक कॉपी जो होगी सुपरविजन ऑर्डर की उन्हें भी दे दी जाएगी। क्या? प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट की जो जिनको जो दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें सुपरविजन की कॉपी भी, सुपरवाइजरी ऑर्डर जो है, सुपरविजन ऑर्डर है, उनकी कॉपी भी दे दी जाएगी कंडीशन एक्सप्लेन करने के बाद, किनको? ऑफेंडर को। तो ये सारी चीजें हमें सेक्शन 3 और 4 कहता है। थोड़े से केस लॉज भी हैं, फटाफट से कर लेते हैं क्या क्या है। तो पहला केस है
केशव सीताराम साली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983। यहाँ पे कहा गया कि हाईकोर्ट जो थे वो ऑनरेबल हाईकोर्ट जो थे वो पेटी ऑफेंस थेफ्ट का यानी छोटी मोटी चोरी थी, वहां पर उस व्यक्ति पे फाइन इम्पोज करने की बजाय उस व्यक्ति को सेक्शन 3 या सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट या फिर सेक्शन 360 का बेनिफिट दिया जा सकता था। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। बासिकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1967 में ये बात हुई थी कि एक 20 साल का एक लड़का था जिसने की एक छोटी मोटी चोरी की थी और सर्कमस्टांसेस से पता चला कि मतलब वो व्यक्ति आदतन चोर नहीं है और उसकी सर्कमस्टांसेस ने ये चोरी करवाई। एक डेलिबरेटिव मतलब इंटेंट मतलब सडन मूवमेंट था उसके दिमाग में आया कि हाँ कुछ और उपाय नहीं है तो मैं चोरी करता हूँ, तो वो एक सडन इम्पल्स था जिसने चोरी करवाई उससे। तो यहाँ पर सेक्शन 3 का उसको बेनिफिट दिया जा सकता है, ऐसा इस केस में कहा गया। श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1979 में इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक कल्प्रिट जो कि एक टीनेज जो है लड़की को अबडक्ट करके ले जाता है, उसको गलत काम में फंसाने की कोशिश करता है, तो उसको जो है इस एक्ट का प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीचंद 2015 में भी ये कहा गया कि जो विमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस होंगे उन ऑफेंसेस में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लेना कि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट जो विमेन के अगेंस्ट अपराध होंगे वहां नहीं मिलता है, इस केस में ये कहा गया। तो आज के लिए बहुत है, सेक्शन 3 और 4 तक हम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के भी सेक्शन हम कवर करेंगे और अगर कुछ गलती हो गई हो तो फिर से क्षमा प्रार्थी हैं हम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।